नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान और के यूट्यूब चैनल पर। जिन साथियों का आगे एग्जाम है चतुर्थ श्रेणी अधिकारी का, उनके लिए एक साइंस की स्पेशल क्लास लेकर के आए हैं। चलिए सबसे पहले सिलेबस को कवर करते हुए चलते हैं और टॉपिक स्टार्ट करते हैं मानव शरीर। तो हमें याद रखना है मानव शरीर का तापमान कितना होता है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ ले तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और अगर केल्विन में पूछ लेता है तो 310 केल्विन आपका आंसर रहेगा। तो शरीर का तापमान कितना होता है स्वस्थ आदमी का? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेन में हाइट में है 98.6 और केल्विन में है 310 केल्विन। फिर हड्डियों के अध्ययन को बोला जाता है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियो का मतलब भी होता है हड्डियां, ठीक है। तो ओस्टियोलॉजी का मतलब ये है अध्ययन करना, तो हड्डियों के अध्ययन को बोला जाता है ओस्टियोलॉजी। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 या 300 से अधिक होती है। वयस्क में हड्डियों की संख्या होती है 206। सबसे बड़ी हड्डी काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो होती है फीमर। ये जांग में पाई जाती है, जांग। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज, जो कि कान में पाई जाती है। सबसे मजबूत हड्डी रहेगी जबड़ा। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़ा। ये तो इंपॉर्टेंट लगा लेना। मानव शरीर का कठोरतम पदार्थ काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इनेमल होता है दांत में। इनेमल दांत से संबंधित भी। तो मानव शरीर का कठोरतम पदार्थ है इनेमल, और प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ आपका होता है हीरा। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना, तो हमें याद रखना है अस्थि को अस्थि, तो AAL पढ़ लेना, ओल की स्पेलिंग। तो A से अस्थि हो जाएगा, A से अस्थि, और जोड़ने वाली संरचना L से क्या हो जाएगी? लिगामेंट। लिगामेंट या स्नायु। अब है अस्थि को पेशी या मांसपेशी से जोड़ने वाली संरचना। तो ध्यान रखो, पेशी पर जाता है तो उसको सरकारी टंडन पहना कर ले जाते हैं। तारीख पर जाना, पेशी पर जाना, सरकारी टंडन पहना कर। पक्का उसने कोई न कोई कांड किया गया है तो टंडन या कंडरा कहा जाता है। अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने वाली संरचना या हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? टंडन कंडरा। तो ये थोड़ी सी हमें ध्यान रखना है। थोड़ा सा हड्डियों के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 से अधिक, वयस्क में 206। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, छोटी स्टेपिज। सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा रहेगी। मानव शरीर का कठोरतम पदार्थ इनेमल, मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना जरूर याद रखना, स्पेलिंग याद रखनी है AAL। L से हो जाएगा लिगामेंट हमारा। दांत पढ़ते हैं उसके बाद में मानव शरीर में दांत। तो ये CET के पेपर में पूछा गया था कि दंत सूत्र बताइए। तो स्थायी दांतों के लिए दंत सूत्र होता है 21-23 बट्टा में 21-23, इंपोर्टेंट रहेगा। अब याद रखो, काटने के दांत कैसे काटना, कैसे कृंतक, ये होते हैं 8। और किसी चीज को हम फाड़ देंगे याद करना है, फाड़ याद करना है, फाड़ दूंगा। तो फाड़ने के दांत होते हैं, उनको बोला जाता है रदनक, और ये होते हैं 4। चबाने और पीसने के दांत होते हैं अग्रचोर्णक, जो कि 8 होते हैं। और भोजन को कुचलने के साथ पीसने और चबाने के लिए होते हैं चौर्णक, जो कि 12 होते हैं। तो ये दांतों का नाम याद रखना है। कई बार पूछ लेता है कि फाड़ने के दांतों को क्या कहा जाता है, तो फार याद रखना, फा से फाड़ने के और रै से हो जाएगा रंधक। काटने के कृंतक, चबाने व पीसने के लिए अग्रचोर्णक, और कुचलने फिर पीसने और चबाने के लिए वो है चौर्णक दांत। मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का भार पुरुष में होता है 1400 ग्राम, 1300 से 1400 ग्राम, और महिला में होता है 1300 ग्राम। मस्तिष्क की जांच होती है EEG। काफी बार SSC वगैरह के एग्जाम में पूछा गया है कि मस्तिष्क की जांच को क्या कहा जाता है? EEG द्वारा की जाती है। अब मस्तिष्क के भाग पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे तीनों चारों भाग। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, तो ये याद रखो। पर मस्तिष्क का मतलब होता है प्राय लोग हमें बहुत बड़े दिखते हैं भाई। प्राय लोगों को हम भाव ज्यादा देते हैं बोल सकते हो, या प्राय लोग हमारे लिए प्राय थाली में लड्डू बड़ा दिखता है, कुछ कैसे भी याद करूं। तो प्राय लोग क्या होते हैं? बड़े दिखते हैं। और प्राय लोगों की कही हुई बातें हमें याद रहती है, स्मरण में रहती है, विचार में रहती है। तो पर मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। और प्राय लोगों की बातें स्मरण में रहेगी, विचार में रहेगी। प्राय बंदे बड़े
और उनकी बातें भी हमें याद रहेगी, उनके विचार भी याद रहेंगे। अब देखो अनैच्छिक क्रियाएं जैसे उल्टी आना, रक्तचाप, खुद बताओ उल्टी वगैरह किसको ज़्यादा आती है? मैडम को वो ज़्यादा आती है, मैडम। तो मैडम मैडम याद रखें। तो मेडुला ओब्लागेटा क्या हो गया? उल्टी और रक्तचाप के लिए। लगभग महिलाओं को उल्टी की शिकायत रहती है, तो मैडम को यह रहती है, यही याद रखिए। तो अनैच्छिक क्रियाएं जैसे उल्टी आना, रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? मेडुला ओब्लागेटा से रहेगा। अब खुद बताओ, अगर आपको भूख प्यास लगती है तो भूख प्यास का सामान हम कहाँ रखेंगे? थैले के अंदर रखेंगे। भूख प्यास का सामान किस में रखते हैं? हम थैले में रखते हैं, ताकि ताप का नियंत्रण रहे, थैले में चीज़ खराब ना हो गई, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? भूख प्यास और ताप का नियंत्रण का केंद्र होता है भाई। अनुमस्तिष्क क्या करता है? स्वैच्छिक क्रियाओं को की परिशुद्धि और शरीर का संतुलन व पेशीय गति को नियंत्रित करता है अनुमस्तिष्क। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा पढ़ के जाना। शरीर का संतुलन व पेशीय गति को नियंत्रित करता है? अनुमस्तिष्क करता है। खुद बताओ, अगर आप किसी का अनुसरण करोगे तो आपकी गति क्या रहेगी? नियंत्रित रहेगी, आप कहीं भटकोगे नहीं। किसी चीज़ का अनुसरण अच्छी चीज़ का करते हैं तो अनु से अनुसरण ही याद रखना। तो हमारा क्या रहेगी? हमारी गति नियंत्रित रहेगी, शरीर का संतुलन बना रहेगा। अगर आप मेरे से राजी हो तो आप मेरे वीडियो पर प्रतिवर्ती क्रिया जरूर दिया करो कि वीडियो कैसा बना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है। तो ऐसे ही याद करना है कि मेरे से राजी हो, मेरे से राजी हो, तो क्या करना है कि प्रतिवर्ती क्रिया जरूर देनी है भाई। तो प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन किसके द्वारा होता है? मेरे रज्जु के द्वारा होता है। मस्तिष्क का आवरण, जहाँ पर मस्तिष्क जिससे घिरा होने के कारण सेफ रहता है, उसको क्या बोलते हैं? तो ये याद रखो, आज से हम हमारे ब्रेन को, मस्तिष्क को क्या करेंगे? मैनेज करेंगे कि कैसा डाटा दिमाग में रखना है और कैसा नहीं रखना है। तो मस्तिष्क को क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। तो ये मस्तिष्क का आवरण क्या कहलाया जाता है? मेनिनेज कहलाता है। नेक्स्ट मानव शरीर में बढ़ते हैं हम आंख की तरफ, नेत्र में। तो मानव द्वारा प्रथम प्रत्यारोपित अंग पूछ लिया जाए तो वो है कॉर्निया। सदैव ध्यान रखिए, अगर आप नेत्रदान किया जाता है तो उसमें कॉर्निया का प्रत्यारोपण होता है। ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, नेत्रदान में किसका प्रत्यारोपण होता है? कॉर्निया का। मानव द्वारा प्रथम प्रत्यारोपित अंग है कॉर्निया। आइरिस क्या करता है? जो आपके आंखों में पुतली के साइज को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और ये सीईटी के क्वेश्चन में पूछा गया था कि सुस्पष्ट दृष्टि कितनी होती है? तो ध्यान रखिए 25 सेंटीमीटर की रहती है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है आंख में? तो ध्यान रखो दृष्टिपटल या रेटिना पर बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दृष्टिपटल या रेटिना पर। मानव नेत्र में द्विउत्तल लेंस पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी बात आपके लिए, मानव नेत्र में द्विउत्तल लेंस पाया जाता है। अब जब नेत्र पढ़ रहे हैं तो नेत्र के दोष पढ़ते हैं कि कौन कौन से दृष्टि दोष हो सकते हैं। तो निकट दृष्टि दोष वो है जिसमें क्या होता है? आपके दूर की चीज साफ नहीं दिखाई देती। उल्टा सिस्टम होता है। निकट दृष्टि दोष क्या है? दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देना। दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, साफ नहीं दिखाई देती। दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। ऐसे याद रखना है, मेरे पिए को, यही याद रखना, मेरे पिया को निकट दृष्टि दोष है। मेरे पिया को निकट दृष्टि दोष है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे अगर दृष्टि दोष पर क्वेश्चन आता है। तो मायोपिया रोग में कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, या मायोपिया रोग क्या है? तो दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष होता है, उसको मायोपिया कहा जाता है। और मायोपिया का इलाज है अवतल लेंस। कैसे याद करना है वो देखिए, थोड़ा बता देता हूँ, आप गौर रखना कि निकट में कितने अक्षर है और दूर में कितने अक्षर है, वही आंसर होता है। दूर में 2 ही अक्षर है, निकट में 3 अक्षर है। तो जिसमें ज़्यादा अक्षर है उसमें ज़्यादा अक्षर का लेंस काम में लेंगे। ज़्यादा अक्षर किस में? देखो अवतल में। और दूर दृष्टि दोष के लिए क्या काम में लूँगा? उत्तल काम में लूँगा। ऐसे ही याद रखना है। दूर में कम अक्षर है तो कम अक्षर वाला आंसर होगा उत्तल लेंस। निकट में ज़्यादा अक्षर है दूर की तुलना में तो अवतल लेंस काम में लेंगे। तो मायोपिया रोग या निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस काम में लेंगे? अवतल लेंस या द्विअवतल लेंस काम में लेंगे। ऐसे ही दूर दृष्टि दोष के लिए काम में लेंगे हम उत्तल लेंस। और क्या होता है इसमें? प्रतिबिंब नेत्र रेटिना के पीछे बनता है,
निकट की चीज साफ नहीं दिखाई देती, ध्यान रखना, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। तो दृष्टि दोष में हमें क्या ध्यान रखना है, दूरदृष्टि दोष में कैसे पढ़ा है हमने कि निकट की, उल्टा सिस्टम होता है, दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। लेंस कौन सा काम में लेंगे, उत्तल, जो कि हमने ऊपर ट्रिक पढ़ी ली। अब है जरा दृष्टि दोष। तो जो जैसे जैसे आयु लेते हैं तो बूढ़ों में उम्र लेने पर क्या होता है, आंखों की रोशनी कमजोर होने लग जाती है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक व्यक्ति को अखबार पढ़ते हुए दिक्कत होती है या अक्सर धुंधले दिखाई देते हैं, तो उसको कौन सा रोग है, तो ध्यान रखना जरा दृष्टि रोग है। उसको जल्दबाजी में आप दूरदृष्टि रोग मत कर देना, कहीं सोचोगे निकट की वस्तु उसको साफ नहीं दिखाई दे रही है। अखबार पढ़ते वक्त अगर उसको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको जरा दृष्टि दोष है। अब है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है जो लेंस होता है वो, तो लेंस क्या हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है मोतियाबिंद में। मोतियाबिंद में क्या हो जाता है, लेंस अपारदर्शी हो जाता है। रतौंधी है नाइट ब्लाइंडनेस, तो जैसे ही शाम होगी, अंधेरा होगा तो धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है रतौंधी, जो कि विटामिन ए की कमी से भी होता है। तो रतौंधी रोग क्या होता है, शाम को या थोड़े से अंधेरे में क्या हो जाता है, धुंधला दिखाई देता है या दिखाई देना कम हो जाता है भी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दीर्घ दृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, तो अपसारी लेंस काम में लिया जाता है। और लेंस की जब बात करते हैं तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह काम करता है, तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह काम करेगा। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, हमारा नेत्र के बारे में पढ़ लिया कि नेत्र में कौन सा अंग प्रत्यारोपित किया जाता है, कॉर्निया। सुस्पष्ट दृष्टि कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। फिर इसमें पूछ लिया जाए दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में कोई मायोपिया बोला जाता है, इसका इलाज है अवतल लेंस या द्विअवतल लेंस। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर या दृष्टिपटल पर बनता है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम लीवर के बारे में, यकृत के बारे में। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत लीवर है। कई बार मिश्रित ग्रंथि पूछ ले तो थोड़ा गौर करना है। अभी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत और लीवर, इसी को बोला जाता है जिगर। कहते हैं ना कि ये मेरी माँ के जिगर का टुकड़ा है, तो माँ अपना जिगर लीवर काट करके अपने बेटे को दे सकती है। तो ऐसा अंग बताओ जिसमें मैक्सिमम रीजनरेशन पावर पाई जाती है, तो वो है यकृत। इसमें रीजनरेशन पावर होती है, ध्यान रखना, दोबारा से बन जाता है कुछ लिमिट तक काटो तो। अब जो विषाक्त पदार्थ है उसका निरावशीकरण कौन करता है, तो लीवर करता है, ध्यान को। तो ये किसी भी चीज़ को पचाने का काम करता है, तो मुख्य उपापचयी अंग हो गया, और विषाक्त पदार्थों को नष्ट करता है, निरावशीकरण करता है। कई बार कोई भी हल्का फुल्का जहर लेने पर आदमी बच जाता है, तो वो लीवर की वजह से बच जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है, हेपेटाइटिस या पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लीवर प्रभावित होता है। और ज़्यादा शराब के सेवन से भी लीवर प्रभावित होता है और बीमारी हो जाती है लीवर सिरोसिस। पित्तरस का निर्माण होता है लीवर में, और पित्तरस का संचय होता है पित्ताशय में। ये थोड़ा गौर करना, एसएससी के एक बार पेपर में पूछा गया कि पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है। लगभग बच्चे यूँ सोचते हैं कि जैसे अमरस है, जठर रस है, उसका निर्माण जब अमाशय में हो रहा है तो पक्का पित्तरस का पित्ताशय होगा। ध्यान रखना, पित्तरस का निर्माण होता है लीवर में, संचय होता है वो पित्ताशय में होता है। ऐसे ही विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है, इंपॉर्टेंट रहेगा जब हम विटामिन पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो विटामिन ए का निर्माण होता है लीवर में, यकृत में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हृदय की तरफ। हृदय क्या काम आता है, एज ए पंप काम आता है। ध्यान रखिए, हृदय से अंगों में क्या जाता है, खून जाता है भाई, तो हृदय एज ए पंप काम करता है। और हृदय की आकृति होती है त्रिकोणाकार या शंकुआकार होती है। हृदय की जांच पूछ ली जाती है, किसके द्वारा हो जाती है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा होती है। और जो वेव चलती है वो वेव होती है PQRST वेव, जो आपने देखा होगा ऐसे करके वेव चलती रहती है। इन वेव का नाम होता है PQRST वेव। हृदय में कक्षों की संख्या होती है, 4 चैम्बर होते हैं, ध्यान रखिए। ऐसे यही पक्षियों में होते हैं और यही मैमल्स में, स्तनधारियों में हृदय में कक्षों की संख्या कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, आलिंद और नील्य, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नील्य और बायां नील्य, ठीक है। हृदय धड़कन दर
होती है वो 72 प्रति मिनट है। तो ये याद रखना है, हमें थोड़ा ध्यान रखना है। नब्ज दर 82 होती है, हृदय धड़कन क्या होती है आपकी 72 पर मिनट है। तो यही याद रखोगे कि आप 72 फील कर रहे हो तो हम अपने हृदय पर हाथ रखेंगे हार्ट पर कि हाँ भाई बिल्कुल अब हम 72 फील कर रहे हैं। ऐसे ही श्वसन दर होती है वो क्या होती है 17 से 19 प्रति मिनट होती है। और नब्ज दर है वो मनुष्य की वो होती है 82 पर मिनट। सबसे बड़ा स्तनधारी है ब्लू व्हेल। क्या है ब्लू व्हेल। तो ब्लू व्हेल की जो हृदय धड़कन है हार्ट बीट है वो होती है 25 पर मिनट। जो जितना बड़ा जीव होता है उसकी हार्ट रेट उतनी ही कम होती है भाई। अब हृदय के आवरण को, ये नर्स के एग्जाम में पूछा हुआ है कि हृदय के आवरण को क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम कहा जाता है, परिहद कहा जाता है। तो हृदय के बारे में एक और चीज ध्यान रखना, हृदय को बोला जाता है कार्डियो। कार्डियो तो हृदय के अध्ययन कहाँ किया जाएगा, कार्डियोलॉजी में किया जाएगा। ध्यान रखना हृदय का अध्ययन कहाँ किया जाता है, कार्डियोलॉजी में किया जाता है। अब पढ़ते हैं बीपी के बारे में, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर का जो मापन का यंत्र होता है वो है स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर बीपी नापने के लिए स्फिग्नोमेनोमीटर काम में लेते हैं। अब बीपी सामान्य व्यक्ति का ध्यान रखना, पहले हाईएस्ट लिखना है 120/80 mm पारा होता है mmHg। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि रक्तचाप मापने के लिए क्या काम में लिया जाता है, तो पारा बोला जाता है, पारा धातु काम में ली जाती है, इसीलिए मात्रक है मिमी पारा, Hg होता है पारा आपका। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप बताइए, तो भूल करके भी 80-120 मत कर देना। ये होता है पहले ज़्यादा लिखा जाएगा 120 और उसके बाद में 80। ऐसे ही मापन कहाँ किया जाता है, ब्रेंकियल धमनी पर किया जाता है। कैसे याद रखना है कि बीपी आप बताओ कहाँ पर है, बाजू में लगाते हो, तो बाजू में राजस्थान में बोलते हैं भाई बूंकिया, ठीक है। तो यही याद रख लो, बूंकिए पर नापते हैं, बूंकिया तो बूंकिया से हो जाएगा ब्रेंकियल धमनी। अब है रक्तवाहिनियाँ। रक्तवाहिनियाँ क्या करती है कि हृदय से अंगों की तरफ और अंगों से हृदय की तरफ क्या लेकर आती है, खून लेकर के आती है। तो धमनी में याद रखना भाई शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त, शुद्ध रक्त या ऑक्सीकृत रक्त बहता है। ऑक्सीकृत रक्त का रंग बताइए, ये होता है लाल। ऐसे ही सीरा में क्या होता है भाई, अशुद्ध रक्त बहता है, अनॉक्सीकृत रक्त, जिसका रंग होता है ब्लू या बैंगनी, नीला या बैंगनी होता है। अब दो अपवाद रहेंगे, ये ध्यान रख लेना बस। एक है आपका फुसफुस धमनी, ये अपवाद है फुसफुस धमनी। ये क्या लेके जाती है भाई, अशुद्ध रक्त लेके जाती है, अशुद्ध रक्त। बाकी सारी की सारी धमनियां क्या लेके जाती है, शुद्ध रक्त। ऐसे ही इसका अपवाद है फुसफुस सीरा, फुसफुस सीरा। ये क्या करती है, शुद्ध रक्त लेके जाती है, शुद्ध रक्त ये लेके जाती है, शुद्ध रक्त। ये थोड़ा ध्यान में रखना है। शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी होती है, महाधमनी होती है। मनुष्य में और पक्षियों में दोहरा व बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ध्यान रखना, मनुष्य में और पक्षियों में दोहरा व बंद परिसंचरण तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब पढ़ते हैं रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान होता है 7.4 और ये होता है हल्का क्षारीय। तो हमने पढ़ा होगा कि 7 का मतलब है जिसका पीएच मान 7 है वो है उदासीन, जो कि पानी का रहता है। 7 से अधिक है तो क्षारीय होता है और 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। और रेलवे के इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी बार पूछा गया है कि रक्त क्या है, तो अपने को ये पूछ लिया जाए, थोड़ा ध्यान रखना। रक्त है तरल संयोजी उत्तक है भाई। रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में, फ्लैट बोन मैरो में, लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और निर्माण की प्रक्रिया को बोला जाता है हीमोपाइसिस, हीमोपाइसिस बोला जाता है, ध्यान रखिए, हीमोपाइसिस। रक्त निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हीमोपाइसिस। जब ब्लड बैंक में हम 1 यूनिट रक्त देते हैं तो वो होता है 350 ml और स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 5 से 6 लीटर रक्त रहता है, ध्यान रखिए। और महिलाओं में क्या होता है 500 ml पुरुष की तुलना में कम होता है।
तो रक्त की मात्रा कितनी होगी? 5 से 6 लीटर। ये सीईटी के पेपर में पूछा गया है, सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा बताओ, तो 5 से 6 लीटर होता है। अब जो रक्त है वो क्या है? वो प्रोटीन से बना हुआ बोल सकते हो। तो रक्त में दो चीज पाई जाती है, एक प्लाज्मा पाई जाती है, एक पाई जाती है रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा पाई जाती है 55% और रक्त कणिकाएं क्या है आपकी? 45%। प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है जो कि हमारे क्या करते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। ऐसे ही अब पढ़ते हैं रक्त कणिकाओं के बारे में। तो रक्त कणिकाएं हैं 3 पढ़नी है हमें, एक आरबीसी है, एक डब्ल्यूबीसी है, एक प्लेटलेट्स है। तो पूछा जा सकता है आरबीसी होती है लाल रुधिर कणिकाएं, तो अरिथ्रो का मतलब होता है, ध्यान रखिए, लाल। अरिथ्रो शब्द का मतलब ये होता है लाल, लाल। और ल्यूको का मतलब होता है सफेद, ठीक है, ल्यूको का मतलब होता है सफेद। थ्रोम्बो का मतलब होता है थक्का, ठीक है। ल्यूको का मतलब होता है सफेद और थ्रोम्बो का मतलब होता है थक्का। ये इनके दूसरे नाम पूछ लिए जाए तो यहां से बनाए जा सकते हैं। देखो आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं, इसका जीवन काल पूछा जाता है काफी एग्जाम में। तो आरबीसी का जीवन काल ही पढ़ के चले जाना, 120 दिन होता है। जब बताओ आरबीसी का मतलब लाल रुधिर कणिकाएं, इसका मतलब रक्त लाल है। और रक्त लाल होता है जब ऑक्सीजन का परिवहन बहुत अच्छा हो, तो ऑक्सीकृत रक्त का रंग लाल होता है। इसीलिए आरबीसी का काम है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। डब्ल्यूबीसी है श्वेत रुधिर कणिकाएं, तो अभी यही याद रखना है, राजस्थान में सफेद कुर्ते पजामे या कुर्ता धोती वही पहनता है घर का आदमी जो पूरे परिवार की रक्षा करता है। तो याद रखो सफेद कपड़े वाला क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। तो डब्ल्यूबीसी क्या हो गया? प्रतिरक्षा करता है हमारी। और ल्यूकोसाइट इसका दूसरा नाम होता है। ऐसे ही प्लेटलेट्स का मतलब है पट्टिकाणु या बिंबाणु बोला जाता है। तो इससे क्या होता है? रक्त का थक्का बनता है और इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। काफी एग्जाम में कई बार यूं पूछ लेते हैं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात बताइए। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है 600:1। आरबीसी की आकृति कैसी होती है? द्विअवतल होती है। आरबीसी की आकृति कैसी होती है? द्विअवतल। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में। तो फेरस धातु बोल सकते हो या लोहा पाया जाता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगी बातें। अभी वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताना। ये वो नोट्स है जिनको लिख करके जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका टाइम बचे, वरना एक एक चीज़ लिखते तो अपने को टाइम ज़्यादा लगता। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि वीडियो को लंबा ना खींच करके हम छोटे छोटे 3 पार्ट में कवर कर लें, ठीक है। तो अभी जो पार्ट पहला चल रहा है आप देखिए, आगे नेक्स्ट पार्ट और आपके लिए अपलोड कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना। और ये इतने ही 30 पेज का लगभग मैटर है, आप यही पढ़ के जाना, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे चतुर्थ श्रेणी अधिकारी के लिए। और यही नोट्स आपके वीडियो के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो अपडेट करना होगा हम वो आगे देख लेंगे। चलिए आगे रक्त के बारे में पढ़ते हैं। तो आता है प्लीहा। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा को बोला जाता है। और मानव शरीर का रक्त बैंक क्या है? प्लीहा है। इसी को बोल दिया जाता है तिल्ली या स्प्लिन। और मलेरिया में किसकी वृद्धि हो जाती है? तो प्लीहा बढ़ जाती है भाई। और ध्यान रखो मलेरिया रोग में आरबीसी नष्ट होती है। क्या होती है? आरबीसी नष्ट होती है। हमने अभी पीछे पढ़ा है रक्त का बनना क्या कहलाता है? हीमोपाइसिस। ऐसे ही रक्त में आरबीसी का नष्ट होना क्या कहलाता है? हीमोलाइसिस कहलाता है। हीमोलाइसिस कहलाता है। लाइसो का मतलब ही होता है नष्ट होना, तो हीमोलाइसिस कहलाता है आरबीसी का नष्ट होना। ये क्वेश्चन आए तो थोड़ा गौर कर लेना कि मलेरिया में क्या नष्ट हो जाती है? आरबीसी। और डेंगू में हम जानते हैं प्लेटलेट्स कम होते हैं, तो मलेरिया में आरबीसी नष्ट हो जाएगी और आरबीसी का नष्ट होना ही कहलाता है हीमोलाइसिस। और रक्त का बढ़ना क्या कहलाएगा? हीमोपाइसिस कहलाएगा। अब पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी जमीन से जुड़े हुए बंदे ने, ये याद रखना है, तो लैंड स्टीनर ने। और किससे पता किया? उसने लोगों से मिल करके बात पता की कि इस आदमी का ये ब्लड ग्रुप है। तो एंटीजन के आधार पर रक्त समूह बनाए गए। जिसकी बॉडी में एंटीजन ए पाया गया, बॉडी कह सकते हो, तो एंटीजन ध्यान रखिए सदैव प्रोटीन के बने होते हैं और एंटीजन पाए जाते हैं आरबीसी की सतह पर। आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, स्थित होते हैं। अगर
अगर आरबीसी की सतह पर ए है, आरबीसी की सतह पर ए है तो ब्लड ग्रुप हो गया ए। आरबीसी की सतह पर बी पाया गया तो ब्लड ग्रुप बी हुआ। आरबीसी की सतह पर ए बी पाया गया तो ब्लड ग्रुप ए बी हुआ। अगर आरबीसी की सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विश्व में या सबसे कम रक्त समूह वाले रोग बताइए, तो वो ए बी करना लगभग जनता यूँ सोचती है कि भाई ओ तो रेयर है, ओ कर दे, नहीं ओ नहीं करना है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले 10% है विश्व में, ए वाले 25% है, बी में 35 है और ओ वाले हैं 30%। तो ये प्रतिशत नहीं पूछेगा, बट ये ध्यान रखना ए बी जो ब्लड ग्रुप वाले है वो कम है, ठीक है। चलिए, सर्वदाता है जो सभी को देता रहता है रक्त, वो उसके पास लास्ट में ये मान लो शून्य बचता है, शून्य को क्या लिख दिया ओ, और वो घट्टे में जाता है तो ओ नेगेटिव क्या होता है, सर्वदाता। जो सबसे लेगा वो प्लस में जाएगा, तो ए बी पॉजिटिव क्या होता है, सर्वग्राही होता है। सर्वदाता और सर्वग्राही याद रखना है भाई। अब एंटीबॉडी है वो भी किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, और ये एंटीजन के क्या है, विपरीत पाई जाती है। इस टेबल से एलडीसी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पर एंटीजन के आधार पर ना ब्लड ग्रुप पूछ करके एंटीबॉडी के हिसाब से पूछा था। तो ध्यान रखिए, हमने पढ़ लिया कि ब्लड ग्रुप किसी का ए है, इसका मतलब एंटीजन उसमें ए पाया जाता है। ब्लड ग्रुप बी है तो हमने पढ़ दिया बी पाया जाता है। ए बी है तो क्या पाया जाएगा, ए बी, और ओ है तो एंटीजन पाया ही नहीं जाएगा। अब अगर एंटीबॉडी पूछे तो ध्यान रखना, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें ए नहीं बी पाया जाएगा, तो एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, एंटी बी पाई जाएगी। ऐसे ही ब्लड ग्रुप बी के लिए एंटी ए, और इस टेबल को याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या पढ़ा है, रक्त की खोज किसने की है, रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की है। आधार रखा है एंटीजन, एंटीजन प्रोटीन के बने होते हैं, और ये आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। आरबीसी की सतह पर अगर ए पाया जाएगा एंटीजन तो ब्लड ग्रुप ए। एंटीबॉडी इसकी उल्टी रहेगी, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। इतना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से याद कीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन मिले अच्छा तो यहाँ से उठ सकता है, लगभग बच्चों से गलती के चांसेस बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, आरएच कारक। आरएच कारक में हम पढ़ते हैं तो एंटीजन एक प्रकार का क्या है, ये एंटीजन है, या इसको डी एंटीजन कहा जाता है। तो एंटीजन है तो हमने पढ़ा एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर। तो यही लिखा हुआ है, ये पेपर में पूछा हुआ है, एंटीजन कहाँ पर, आरएच कारक कहाँ स्थिर होते हैं, तो लाल रुधिर कण की सतह पर स्थिर होता है आरएच कारक। ये रक्त में चेक किया जाता है। इसकी खोज की थी लैंड स्टीनर और विनर ने, और ये रिसेस बंदर के अंदर देखा गया था। अगर आरएच कारक मिलता है तो आरएच पॉजिटिव हो जाएगा, और नहीं मिलता है तो आरएच नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं ब्लड बैंक के बारे में। तो ब्लड बैंक क्या होता है, जहाँ पर हम रक्त रखते हैं। तो ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, सदैव याद रखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। प्रतिस्कंदन होता है एंटीकोगुलेंट, जिससे रक्त जमे नहीं। तो इसके लिए याद रखो, हम सॉस मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, सॉस, याद रखना सॉस है, सो से हो जाएगा सोडियम, से हो जाएगा साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट काम में लेते हैं प्रतिस्कंदन एंटीकोगुलेंट के लिए। कई जगह ईडीटीए मेथड भी काम में लिया जाता है, तो ईडीटीए और सोडियम साइट्रेट। मानव शरीर में फिर क्यों नहीं भी रक्त जमता, इसका मतलब प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में क्या है, एंटीकोगुलेंट है, प्रतिस्कंदन है। तो हमें याद रखना है, हमें क्या रहना है, हैप्पी रहना है। और जब अगर हम हैप्पी रहेंगे तो हमारा खून जलेगा नहीं, हमारा खून जमेगा नहीं, ये याद रखिए। कहते हैं ना कि ये खुश रहता है इसलिए इसका खून नहीं जलता, जलता को याद रख लो भाई, हैप्पी रहेंगे तो खून नहीं जमेगा। इसका मतलब मानव शरीर में प्राकृतिक प्रतिस्कंदन कौन सा पाया जाता है, हिप्पेरिन पाया जाता है। ऐसे ही जोंक में पाया जाता है हीरोडिन। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो डब्ल्यूबीसी की कमी से रोग हो जाता है ल्यूकोपीनिया रोग। ल्यूको का मतलब ही होता है सफ़ेद, तो हम आराम से ऑप्शन से कर सकते थे अगर डब्ल्यूबीसी का हमें नाम याद होता कि इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तो डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ल्यूकोपीनिया। अभी हम छोटा सा ही रखते हैं वीडियो को, 30 मिनट के लगभग का ही। नेक्स्ट दो पार्ट में और इसको हम कवर कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइए। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जितने ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इन्हीं को पढ़ के जाइए, आपको 5 क्वेश्चन इन्हीं में से मिल जाएंगे, ठीक है। तो साथ बनाए रखिए, मन लगाकर तैयारी कीजिए। जय हिंद,
जय भारत। धन्यवाद साथियों।